दोस्तों, दिमासा कचहरी के आखिरी शासक राजा गोविंद चंद्र नारायण और सेनापति तुलम जो कि दिमासा लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। आज हम उन्हीं दोनों के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि राजा गोविंद चंद्र नारायण के शासनकाल के दौरान कछार की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आप सभी का द ट्राइबल बॉय चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में आगे जाकर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स का जिक्र करने वाला हूं, इसलिए अगर आप सभी को समझने में दिक्कतें होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका डेजिग्नेशन डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कछार में कछारी राजा कृष्णचंद्र नारायण की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई गोविंद चंद्र नारायण को सिंहासन पर बिठाया गया था। कछार के लोगों को उम्मीद थी कि राजा गोविंद चंद्र के शासन से कछार का विकास होगा, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें झूठ साबित हुई। नए राजा अपने सिंहासन पर बैठने के पहले दिन से ही बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। राजा गोविंद चंद्र एक योग्य राजा नहीं था, बल्कि स्वाभाविक रूप से एक अत्याचारी और लालची राजा था। इन सभी कारणों की वजह से वो दिन प्रतिदिन अपने लोगों के बीच अलोकप्रिय हो रहा था। आम जनताओं बहुत ही असंतोष था और गोविंद चंद्र के शासन से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। दरबार के विद्वानों भी राजा से खुश नहीं था। आम जनताओं और दरबार के विद्वानों की असंतोषी की सीमा तब पार हो गई जब राजा गोविंद चंद्र ने अपने बड़े भाई राजा कृष्णचंद्र की विधवा इंदु प्रभा से विवाह कर ली, जिसके बाद राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद को संभालने वाले उचित सहयोग और समर्थनों को राजा ने खो दिया। इस सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ने नॉर्थ कछार के रेवेन्यू कलेक्टर खाहीदास, जिसे लोग विभिन्न नाम से भी जानते हैं जैसे खासादाव, खासादियो, खासी चंद्रा, खासीदास, खोहीदान, उससे प्रोत्साहित किया राजा गोविंद चंद्र के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। अंततः उसने अपने खुद की एक रियासत स्थापित करके स्वतंत्रता की घोषणा भी की, परंतु जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और राजा के आदेशों के तहत उसे मौत का घाट उतार दिया गया। जब खासीदास की हत्या की खबर उसके बेटे तुलाराम तक पहुंची, जो राज्य की सेना के कमांडर इन चीफ था, उससे बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने पिता की तरह राजा के कामों में ताकझाक करना शुरू कर दिया और उसने भी अपने पिता की तरह राजा पर विद्रोह किया। और जब तुलाराम ने राजा गोविंद चंद्र के खिलाफ विद्रोह किया, कछारी साम्राज्य के कई अधिकारियों जैसे सनंदरम, रामजय और धर्मदियो या देमरादियो मदद के लिए आगे आए और अपना पूर्ण समर्थन दिया। तुलाराम ने कछार राज्य का रेवेन्यू का गबन किया और उसने जमींदार्स और लोकल चीफ्स को राजा को रेवेन्यू देने से मना किया। उसके बाद तुलाराम और उसके साथियों जैंतापुर की ओर आगे बढ़े। वहाँ पर उसे और उसके साथियों को जैंता राजा राम सिंह टू का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। जैंतापुर से तुलाराम अगला धर्मपुर परगना कछार की उत्तरी सीमा की ओर आगे बढ़े। मणिपुरियों, जो राजा को पसंद नहीं करते थे, तुलाराम के लिए मददगार साबित हुआ। तुलाराम ने इस रोचक स्थिति का अवसर लेते हुए कछार पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। और जब तुलाराम और उनके साथियों ने कछार पर आक्रमण किया, तब राजा गोविंद चंद्र के इनडिसिप्लिन्ड, अनट्रेन्ड और अनऑर्गेनाइज सेना न सिर्फ तुलाराम के और उनके साथियों को आते हुए देखने में विफल रहे, बल्कि इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में भी विफल रहे। इस परिस्थिति में राजा गोविंद चंद्र के पास अंग्रेजों से मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। सन 1815 में बंगाल की गवर्नर जनरल को राजा गोविंद चंद्र ने पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी खुद की इस गंभीर स्थिति का वर्णन किया था और गवर्नर जनरल से कछार में कुछ सिपाहियों को भेजने के लिए अनुरोध की ताकि इस चुनौती का सामना कर सके। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा की इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके कारण शत्रुओं द्वारा राजा को उत्पीड़न देना जारी रहा। इसी बीच दो मणिपुरी राजकुमारों राजा गोविंद चंद्र के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए। वो दोनों राजकुमारों अपने निर्वासन के दौरान कछार में कृष्णचंद्र नारायण के शासनकाल के दौरान कछार में शरण ली थी। उसी दौरान वो दोनों राजकुमारों गंभीर सिंह और चुरंजीत सिंह ने राजा गोविंद चंद्र से मदद मांगी थी मणिपुर के राजा मरजीत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसने बर्मा बल के साथ मिलकर राज्य पर शासन कर रहा था। लेकिन गोविंद चंद्र ने मदद करने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि दोनों मणिपुरी भाई भी उसके लिए समान है और दूसरे भाई की तरफ द्वेष रखना या हिंसा करना यह उचित नहीं है, जिसके कारण चुरंजीत सिंह को गुस्सा आ गया और जैंता राजा राम सिंह टू के साथ गठबंधन बनाकर उसने गोविंद चंद्र पर हमला करने की सोची। लेकिन गंभीर सिंह राजा गोविंद चंद्र के पक्ष में था और उसने दिलासा दिया कि वो राजा गोविंद चंद्र का हर ज़रूरतमंद मदद करेगा।
गोविंद चंद्र ने गंभीर सिंहा को कमांडर इन चीफ बनाया, महीने के 50 रुपया वेतन देकर। 6 दिसंबर 1817 मणिपुर के राजा मरजीत सिंहा ने अचानक से खचार पर हमला कर दिया था। गोविंद चंद्र की कमज़ोर और असक्षम सेना मणिपुर सेना के किसी भी हमले का प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। उस समय गोविंद चंद्र का एकमात्र उम्मीद अंग्रेज़ों पर टिकी हुई थी। गोविंद चंद्र विवश होकर गवर्नर जनरल को पत्र लिखा अप्रैल 1818 में। उस पत्र में राजा गोविंद चंद्र ने अपने असहज स्थिति का वर्णन किया था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी कोई सहायता नहीं की, जिसके कारण मरजीत सिंहा ने खचार पर अपना बल जमा लिया। खचार के इन सभी घटनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को सतर्क कर दिया और सिलेट के मजिस्ट्रेट टी फ्रेंच ने तुरंत कैप्टन डेविडसन और कुछ सिपाहियों को ब्रिटिश फ्रंटियर्स में तैनात किया। इसी दौरान अंग्रेज़ों का पक्ष लेने के लिए मरजीत सिंहा ने सिलेट के मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कहा, ताकि गोविंद चंद्र और गंभीर सिंहा को जांच में रखा जा सके और वो दोनों मणिपुर में हमला ना करें। मजिस्ट्रेट ने उनके अनुरोध को तो पूरा नहीं किया, लेकिन यह आश्वासन दिया कि यदि मरजीत सिंहा ब्रिटिश फ्रंटियर में कोई समस्या उत्पादन नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ के अधिकारियों भी उनके साथ कोई हिंसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही समय के भीतर गोविंद चंद्र और गंभीर सिंहा दोनों ने मिलकर ताकतवर सेना की व्यवस्था की और मरजीत सिंहा को कचार से भगाकर अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने में सफल रहे। हालांकि गोविंद चंद्र इन्वेडर्स को खचार से भगाने में तो सफल रहे, परंतु राज्य की सुरक्षा और संरक्षा फिर से खतरे में पड़ रही थी। जायंता राजा राम सिंहा II के साथ तुलाराम गठबंधन बनाकर चौरंजीत को अपने साथ शामिल कर लिया। साथ ही गंभीर सिंहा के साथ सौदा करके उसे भी अपने साथ जोड़ लिया और उन सब ने मिलकर एकजुट होकर गोविंद चंद्र पर आक्रमण किया। इस नए जूझ रहे समस्या को कम करने के लिए गोविंद चंद्र ने इस बार सिर्फ पत्र नहीं लिखा, बल्कि 2 वकील खालिदास बनर्जी और गौर सुंदर चटर्जी को भी भेजा गवर्नर जनरल के साथ मिलकर स्थिति को बताने के लिए कलकत्ता में। उन दोनों वकील ने अंग्रेज़ों के अत्यंत सहायता की आवश्यकता की प्रार्थना की, परंतु अंग्रेज़ों ने कोई सहायता नहीं की, बल्कि एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह देखते रहे। राजा गोविंद चंद्र के अनुरोध पर अंग्रेज़ों के उदासीन रवैया दुश्मनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। जून 1818 में आखिरकार विद्रोहियों ने राजा के महल में रात को हमला किया। राजा किसी तरह अपना प्राण बचाकर सिलेट में भाग गए। अब कचार विद्रोहियों के हाथों में आ गया था। प्लेन्स ऑफ कचार को मणिपुरी भाइयों संभालने लगे और नौडंग कचार को तुलाराम संभालने लगा। इसी दौरान बर्मिसों ने मणिपुर पर हमला किया और मणिपुर के राजा मरजीत सिंहा को मणिपुर छोड़कर खचार पर आना पड़ा 1819 में। खचार में गंभीर सिंहा और चौरंजीत सिंहा ने मरजीत सिंहा का नम्र स्वागत किया और उन तीनों ने आपस में मिलकर खचार को 3 भागों में बांट लिया। गंभीर सिंहा घुमरा क्षेत्र को संभालने लगे, मरजीत सिंहा हैलाकंदी क्षेत्र को, चौरंजीत सिंहा धुनगुरीपुर सोनाईमुख के सामने क्षेत्र को संभालने लगे। दूसरी तरफ गोविंद चंद्र निरंतर अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस हासिल करने के लिए जुटे हुए थे। उसने निरंतर अंग्रेज अधिकारियों से उसकी सहायता करने की अपील की और उसने यह भी प्रार्थना की कि शिरसीपुर परगना को उसे वापस लौटा दिया जाए। शिरसीपुर जो कि मूल रूप से कचार का ही हिस्सा था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था सिलहेट में, और उसके बदले में राजा को वैसे ही ज़मीन दूसरे स्थान पर देने की बात कही थी, लेकिन राजा ने उस सौदे को ठुकरा दिया। लेकिन बदले में राजा अंग्रेज़ों के अधीन शिरसीपुर परगना का जमींदार बनने के लिए तैयार था। शिरसीपुर को वापस पाने का मुख्य कारण यह था कि राजा बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा था और शिरसीपुर उसकी ही ज़मीन थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ों ने उनकी एक भी प्रार्थना को नहीं सुनी। किसी प्रकार 1820 की शुरुआत में बेबस राजा अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने के लिए प्रयास की थी, लेकिन वो खतिगोरा से पार ही नहीं जा पाए। मणिपुरी सिपाहियों ने उन्हें खतिगोरा में ही रोक लिया और सिलेट वापस भेज दिया। यहाँ कचार में भी राजनीतिक स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं था। मणिपुरी भाइयों के बीच झगड़ा होने के बाद स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया था। परिस्थितियों ने चौरंजीत सिंह को खचार छोड़ने पर विवश कर दिया और वो खचार छोड़कर सिलेट में जाकर रहने लगे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मरजीत सिंहा और गंभीर सिंहा ने पूरा खचार को आपस में बांट लिया। हैलाकंदी को मरजीत सिंहा संभालने लगे और बचे हुए खचार के क्षेत्र को गंभीर सिंहा संभालने लगे।
जैसे कि बर्मिसों ने मणिपुर में पहले हमला किया था और मणिपुर के राजा मरजीत सिंह को मणिपुर छोड़कर खचार पे आना पड़ा था। बर्मिसों की इसी मणिपुरी विजय प्राप्ति ने उन्हें और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया अपने आक्रामकता को ब्रह्मपुत्र की तरफ बढ़ाने के लिए। और सन 1821 में बर्मिसों ने ब्रह्मपुत्र की घाटी में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी सुनहरे मौके का लाभ उठाते हुए गोविंद चंद्र ने बर्मिसों से उनकी सहायता करने की विनती की और बर्मिसों ने उनकी प्रार्थना को सुनी, क्योंकि बर्मिसों भी खचार पर अपना नियंत्रण पहले से ही स्थापित करने के लिए इच्छुक थे। और अब गोविंद चंद्र के अपील ने उन्हें और भी ज़्यादा प्रोत्साहित किया अपनी इच्छाओं को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए। सन 1823 में बर्मिसों खचार की तरफ आगे बढ़े और एक भयानक युद्ध हुआ। उस खतरनाक युद्ध ने गोविंद चंद्र को सुन्न कर दिया और वो इस तथ्य को पूरी तरह भूल गए कि यह वही था जिसने बर्मिसों को निमंत्रण दी थी खचार पर आक्रमण करने के लिए। इस युद्ध के गंभीर स्थिति ने राजा गोविंद चंद्र को चिंतित कर दिया और वो सिलहेट भाग गए। कचार की ओर बर्मा बल की इस प्रगति ने सिलहेट में तैनात अंग्रेज अधिकारियों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें एहसास था कि अगर बर्मा कचार पर कब्जे करने में सफल रहे तो उनका अगला प्रयास निश्चित रूप से सिलहेट में ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी पर होगा। इस बार इस नए गंभीर स्थिति ने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमिरेट्स को मामले पर गंभीरता से देखने पर विवश किया। कलकत्ता की काउंसिल ने मामले पर से निपटने के लिए जिम्मेदारी उठा ली और यह निर्णय लिया कि गोविंद चंद्र को ही वापस कचार का राजा बना दिया जाए और साथ ही तुलाराम को भी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में नियत स्थान देने का निर्णय लिया गया था। नवंबर 1823 में बर्मिसों कचार की ओर आगे बढ़ते हुए शाहपुरी तक पहुंच गए, वर्तमान में बांग्लादेश में, और एक स्पष्ट संकेत दे रहा था कि बर्मिसों ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी पर हमला करने की सोच रहे थे। कैप्टन डेविड स्कॉट को अपॉइंट किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा बर्मिसों से निपटने के लिए। डेविड स्कॉट ने बदरपुर में अपना टेम्पोररी हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया और 17 जनवरी 1824 में मेजर न्यूटन ने बिक्रमपुर में बर्मिसों को हराया। अब बर्मिसों को खचार से बाहर निकालने के बाद गोविंद चंद्र और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच राजनीतिक सौदा किया गया था। कैप्टन डेविड स्कॉट ने गवर्नर जनरल लॉर्ड एमिरेट्स के कहने पर गोविंद चंद्र से ट्रीटी साइन करवाया मार्च 6, 1824 में, जिसे बाद में ट्रीटी ऑफ बदरपुर नाम दिया गया था। ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार राजा अंग्रेज़ों के उच्चतम को मान्यता दें और कचार को उनके संरक्षण में रखा जाए, जिसके बदले में अंग्रेज सरकार कचार को विदेशी शक्तियों से बचाए रखेंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार के विदेशी शक्ति के साथ राजा संपर्क नहीं रख सकते थे। तीसरा, राजा को हर साल 10,000 रुपया का एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। और उस स्थिति में यह भी तय किया गया था कि राजा अपने राज्य के आंतरिक प्रशासन का संचालन अपने तरीके से करेगा और ब्रिटिश उनके कोड ऑफ जस्टिस पर कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। साथ ही ब्रिटिश कंपनी ने मणिपुर राजकुमारों और जाइंता के राजा राम सिंह को मेंटेनेंस प्रदान कराने का वादा किया। 24 अप्रैल 1826 के ट्रीटी ऑफ यंडबू के बाद बर्मिसों का मणिपुर और ब्रह्मपुत्र पर अधिकार जमाए हुए क्षेत्र को अंग्रेज़ों पर सौंपना पड़ा और इसके बाद अंग्रेज़ों ने गोविंद चंद्र को खचार पर सिंहासन में बिठाया। इस प्रकार गोविंद चंद्र को अपना खोए हुए सिंहासन वापस मिला, लेकिन उनकी राजधानी को इस बार खासपुर से हरिटिकर में शिफ्ट किया गया था। हालांकि राजा को अपना सिंहासन वापस मिला था, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपना सिंहासन वापस पाने के लिए विवश होकर अपना देश को अंग्रेज़ों पर आत्मसमर्पण करना पड़ा था। वास्तव में ट्रीटी ऑफ बदरपुर के बाद वो बस अंग्रेज़ों का कठपुतली बनकर रह गया था। कहने के लिए राजा था, लेकिन सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन पावर ब्रिटिश अधिकारियों के पास था। कचार पर बर्मिसों और मणिपुरी के हमले और साथ ही तुलाराम के विद्रोह करने के कारण कचार की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी। यहाँ तक कि राजा अंग्रेज़ों को 10,000 रुपया का एनुअल ट्रिब्यूट देने में विफल रहे। इसीलिए राजा ने 2 सालों के एनुअल ट्रिब्यूट 1825 से 26 और 26 से 27 को माफ़ करने के लिए विनती की। अंग्रेज सरकार ने उनकी विनती को सुन ली, लेकिन बदले में राजा को अपना राज्य की सीमा में सड़कों का निर्माण करने के लिए कहा, ताकि मणिपुर और सिलेट के बीच कम्युनिकेशन का सुविधा हो सके
अपने राज्य के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए राजा ने हर एक इकोनॉमिक मेजर्स ली अपने राज्य की फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके हर एक प्रयास बेकार साबित हुई। इसी फाइनेंशियल क्राइसिस होने के दौरान राजा को और भी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, जैसे तुलाराम का फिर से विद्रोह करना, कुकीज़ का कचार पे रेड या छापा मारना और मणिपुर के राजकुमार गंभीर सिंहा की गंदी नीति उनके सिंहासन को अपना बना लेने का। इस नई स्थिति ने राजा गोविंद चंद्र को अंग्रेज़ों से मदद लेने पर फिर से विवश किया और अंग्रेज़ अधिकारियों ने मामले को गंभीर होने से पहले ही डेविड स्कॉट को तुरंत भेजा सुलझाने के लिए और राजा और तुलाराम के बीच सौदा हुआ 28 जुलाई 1829 में, जिसके कारण गोविंद चंद्र तुलाराम को सेनापति के रूप में स्वीकार लिया और उसे पूरी तरह नॉर्डर्न कचार को दे दिया। तुलाराम ने भी गोविंद चंद्र की महानता को मान ली, लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। कुकीज़ की तरफ से धमकियाँ आते रहे और साथ ही गंभीर सिंहा भी उसे परेशान करते रहे। इन सभी समस्याओं का राजा हल नहीं निकाल पा रहा था। अंत में अप्रैल 24, 1830 में राजा का हत्या किया गया कुछ मणिपुरी ग्रुप्स और राजा के मणिपुरी बॉडीगार्ड्स द्वारा हरितकर महल में, और उनके हत्या के बाद पूरे राज्य परिसर को जला दिया गया। राजा के हत्या के बाद सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर विवाद सामने आया। कई दावेदार दावा करते थे कि सिंहासन पर उनका अधिकार है। वे दावेदार थे रानी इंदुप्रभा, तुलाराम सेनापति, 40 सेम्पोंग्स, गंभीर सिंहा और बहुत सारे लोग। तुलाराम ने अपने आप को रूलिंग डायनेस्टी का डिसेंडेंट होने का दावा किया, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनकी इस क्लेम को नहीं माना, उनके रॉयल फैमिली के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं मिलने के कारण। 40 सेम्पोंग्स ने दावा किया कि उनको अनुमति दिया जाए अपने बीच किसी एक को राजा बनाने का, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा कृष्णचंद्र के 3 बेटे थे, गोविंदरम, दुर्गाचरण और कृष्णचरण, लेकिन उनके इस दावे को भी खारिज कर दिया गया। सिंहासन को आगे बढ़ाने के लिए कैप्टन डेविड स्कॉट इंदुप्रभा के पक्ष में थे, लेकिन कछार के कई कछारी लोग और बंगाली लोग इससे आपत्ति थी। कछारी लोगों ने इस पर विवाद खड़ा किया, यह कहकर कि कछारी रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार कोई भी महिला सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी। बंगाली लोगों ने भी विरोध की, क्योंकि गोविंद चंद्र ने अपने बड़े भाई कृष्णचंद्र नारायण की विधवा इंदुप्रभा से विवाह की थी, जिसके कारण हिंदू धर्म का उल्लंघन किया उसने। गंभीर सिंहा के दावे को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज सरकार को पता चल गया था कि गंभीर सिंहा ने ही राजा की हत्या की। इस परिस्थिति में केवल एक ही विकल्प बचा था, कछार का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एनेक्सेशन, और 14 अगस्त 1832 में साउदर्न कछार को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ लिया गया। तो इस प्रकार कछार में कछारी साम्राज्य का अंत हो गया। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ट्राइबल से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।